हेलो दोस्तों, तो आज मैं पुष्पा 2 द रूल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहां की शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर जो हैं वो जापान आ जाते हैं। उन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियाँ भरी हुई थी और साथ ही होता है पुष्पा भाऊ। जब जापानियों ने इन्हें देखा तो पुष्पा भाऊ को उन्होंने उल्टा लटका दिया। जैसे तैसे करके पुष्पा भाऊ ने अपने हाथ पैर छुड़ाए और इन जापानियों से फाइट करने लगे। मालूम चलता है कि दरअसल में इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रख ली, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं दे रहे थे, जिस वजह से पुष्पा भाऊ को खुद ही यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाते हैं। लेकिन तभी मालूम चलता है कि यह तो महज एक सपना था। अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ भेजा जाना चाहिए यह सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राजी कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन था भंवर सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत भी मजदूर का रूप लेकर उनके साथ मिल जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को बहुत बुरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर मौजूद थे। यहां पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा भाऊ यहां से सीनू को ले जाने लगता है तो वो देखता है कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं और उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूर को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वह बुरी तरह से इंजर्ड थे। यह देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि जिन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब है कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। यह देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी को लेकर चले गए तो हमारी नौकरी भी साथ में चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा भाऊ उनसे कहते हैं कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक का जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो, उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन आता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तब वो समझ जाता है कि पुष्पा भाऊ ने सभी को खरीद लिया है। इस तरह से पुष्पा भाऊ इलीगल काम करता है और साथ ही अपने मजदूरों का भी बहुत ख्याल रखता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और भगवान की मूर्ति के लिए कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है। उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था। वह श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप तो पूजा करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे गोत्र का कुछ पता है? खुद का सरनेम है। मुरली उन्हें हमेशा नीचा दिखाया करता था, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती थी। वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली उनसे बात करने के लिए मना करता है। तो पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था। इसीलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो सीएम के साथ फ़ोटो खिंचा कर लाना, ताकि हम उसका फ्रेम बनाकर हाल में लगाएंगे। पुष्पा ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फ़ोटो क्लिक नहीं करवाता है और वो श्रीवल्ली को 2-4 बातें उल्टी सीधी बोल देता है। यह बात तो पुष्पा को पसंद नहीं आती है। वह बाहर आने के बाद सिद्धप्पा से कहता है कि अगर तुम सीएम होते तो क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो क्लिक नहीं करवाते? जिस पर कि सिद्धप्पा कहता है कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाऊँगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा उनसे कहता है कि फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिद्धप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है, सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? सिद्धप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। जिसके बाद सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा था कि सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है।
और सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा उनके पास एक सोफ़ा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ थे। सिद्धप्पा ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो पुष्पा से कहता है कि पैसा इस तरह से बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि 500 करोड़ ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो वो सिद्धप्पा को कहता है। पुष्पा अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गया था। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सब मुर्गन से किया करता है, जिसके बदले में उसे 1 टन में सिर्फ 1.5 करोड़ ही मिलते थे। लेकिन अगर वो इस डील को विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ मिल सकते हैं प्रत्येक टन पर। तो ज़्यादा देर न करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत विदेश पहुंच जाता है, जहां पर कि उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से जो वहां पर इन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता था और उन्हें 2000 कुंटल लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। और वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारी जगहों से मुझे लाल चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को दे देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सिन्हू और उसकी वाइफ की। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वह यह बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सिन्हू और उसकी वाइफ शेखावत से यह भी कहते हैं कि वह सिंडिकेट के मेंबरों को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर डर जाए और यह काम ना करे। कुछ ऐसी बात है कि मंगल सिन्हू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भंवर सिंह को जब यह बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार बिल्कुल भी रहम नहीं की और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया। साथ ही सिंडिकेट के मेंबर जब वहां पर पहुंचे तो यहाँ पर भंवर सिंह ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जबकि मंगल सिन्हू चाह रहा था कि बस वो उन्हें डराए धमकाए। लेकिन भंवर सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, लेकिन पुष्पा को छोड़कर। तभी मंगल सिन्हू और यही के कुछ लोग वो हैं सिद्धप्पा से कहते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा यह होने नहीं दे सकता, इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है और वो उसे लगभग 10 करोड़ दे रहा था। लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता है। वह कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सिद्धप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफ़ी मांग ले और सबके सामने सॉरी कह दे, क्या तुम तब भी उसे माफ़ कर पाओगे? यह सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत ओके कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफ़ी मांग सके। तो पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को यह देखना था कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से माफ़ी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है या वो आज झुकने वाला था। तो पुष्पा सिद्धप्पा और श्रीवल्ली और कटलेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने के लिए कह देता है। पुष्पा भी बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भंवर सिंह से माफ़ी मांग लेता है। यह सुनकर भंवर सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने यह आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी और बार बार यही सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और पार्टी के सारे लोग शॉक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था और उसे इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो सभी को सड़क पे ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में पहुंच जाता है। जब भंवर सिंह यहाँ से जाने वाला था तभी पुष्पा भंवर सिंह के कार को एक सॉलिड टक्कर देता है। तो भंवर सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी करता है। भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। पुष्पा यहाँ भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है, वह किसी के सामने नहीं झुकता है। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक भी लकड़ी लगी तो मैं ज़िंदगी भर मजदूरी करूँगा। यह सुनने के बाद भंवर सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है
और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ भी गाड़ियाँ गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भंवर सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे की जो नदी थी वो पूरी तरह से सूख गई है। क्योंकि गर्मियों का दिन है, वो समझ गया कि पुष्पा जरूर ही इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो हैं वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आखिर में भंवर सिंह जो है इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करता है और सारी जानकारी बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक के सारे ड्राइवर को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान खतरे में नहीं डालनी। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो वो सारे ड्राइवर को लेकर यहाँ से चला जाता है और भंवर सिंह इनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितने भी लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्हें जब्त कर लेता है। यह देखकर भंवर सिंह और मंगल सिन्हू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे, मीडिया के सामने उन्हें सारी बातें कह दी कि यह सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ पुष्पा की हैं। थोड़ी देर बाद मालूम चलता है कि यह सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ नॉर्मल हैं, मतलब कि यहाँ पर भंवर सिंह फूल बन गया। लेकिन भंवर सिंह कहता है कि मैं यहाँ अकेला फूल नहीं बना हूँ, बल्कि मंगल सिन्हू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है। पुष्पा यहाँ उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे है क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। तभी पुष्पा श्रीवल्ली और उसकी फैमिली जो है वो माता काली की फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगता है और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। यह देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण करता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि आखिर यह तुम क्या कर रहे हो? जिस पर पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। यह देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर वो लोगों से फाइट करने स्टार्ट कर देता है। यह सारे एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे। तभी यहाँ पे मुरली आ जाता है। वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम यह सब कुछ कर लोगे तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम हमेशा अनाथ थे और तुम हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब यह बातें सुनाई देती हैं तो वो यहाँ पर मुरली को बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, मुरली ने उन लोगों को अंधगंजा करवा दिया था। फिर हम देखते हैं कि मंगल सिन्हू और उसकी वाइफ भंवर सिंह शेखावत सीएम के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि अगर यह लाल चंदन की लकड़ियाँ बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारे सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 करोड़ से 5000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है और यह सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तब सीएम उन्हें तुरंत ही आदेश देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोके। यह सारी चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होकर श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। तब भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन कोई भी लाल चंदन की लकड़ियों को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी। जिस वजह से भंवर सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वह उन्हें नहीं पकड़ पाता है। तो माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारे पैसे आते हैं। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफों के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भिजवा दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भंवर सिंह शेखावत का अब तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। अब तो उसका ट्रांसफ़र भी होना भी एकदम तय था, क्योंकि उसके पास अब तो सरकार भी नहीं रहेगी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियाँ हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफ़ी शराब पी हुई थी और वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भंवर सिंह शेखावत तो वहीं पर मारा जाता है। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सिद्धप्पा बन चुका था, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से। जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि 24 जुलाई को उसके घर पे सीएम खुद आएगा, उसके साथ खाना भी खाएगा और फ़ोटो भी खिंचवाएगा। तो आज 24 जुलाई को सिद्धप्पा यहाँ आता है, फ़ोटो खिंचवाता है और सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फ़ोटो की वजह से मैं सीएम बना हूँ। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी होता है। सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं।
भले ही सिद्धप्पा यहाँ का सीएम हो, लेकिन यहाँ का राजा तो पुष्पा भाऊ ही है। सभी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा मानने पूछने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब कि मुरली की पत्नी जो है वो पुष्पा के घर आती है और उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ मांग रहे हैं और अगर उन्हें नहीं दिया गया तो कावेरी को मार डालेंगे। यह बात जब पुष्पा को पता चली तो वो पहले तो न्यूज़ चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने उन लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रपा रपा करके जान से मार डालेगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अगर वो उन्हें सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम कर भीख दे देगा। यह बातें सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया था वो और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यह सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा को कॉल कराता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वह सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करे। हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और कावेरी को छोड़ देंगे। अगर वो उसके साथ कुछ भी कर देता है तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेला ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले वो शॉट गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरे भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में यह लोग पुष्पा को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम था कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद यह कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए वो इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। इस बार वो उसके हाथ भी बांध देते हैं, पैर भी बांध देते हैं और फिर वो कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। यह देखकर पुष्पा को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और फिर वो उड़ उड़ कर उन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों, यह एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे। तो मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुँच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डालता है। जब यह बात मिनिस्टर को मालूम चली तो वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर होता है तब उसके घर पे मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरे फैमिली हो। मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आए तो वो मंडप में नहीं बैठेगी। तब श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ के नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम है पिता समेत। यह देखकर पुष्पा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बीच आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसे रोते हुए किसी ने भी बहुत ही कम देखा है। बाद में पुष्पा भी उन्हें माफ़ कर देता है और फिर अपनी पूरी फैमिली समेत वो कावेरी की शादी में पहुंचते हैं। सभी लोग ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था और अब आगे बढ़ चुके थे और यहाँ मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था, क्योंकि मिनिस्टर का भाई और मिनिस्टर का भाई का बेटा जो है वो मारे गए थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वो मिनिस्टर के पास उसे लेकर आता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी पर से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।